मेरा नाम अमित है। मैं सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकला था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ नया होने वाला हो या फिर कुछ पुराना ऐसा जो मैं बहुत गहराई से जानने और अनुभव करने वाला था। मैंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, बहन के सिर पर हाथ रखा और अपना टिफिन लेकर घर से निकल गया। मुझे अपने माता पिता से बहुत प्यार है, लेकिन यह कहानी मेरी नहीं, बल्कि मेरे एक दोस्त राहुल की है, जो पहले मेरे साथ नौकरी करता था, लेकिन पिछले 1 साल से वह कनाडा चला गया था। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि राहुल ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा था। मुझे देखते ही वह खुशी से गले लग गया और बोला, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैंने पूछा, अरे तू कनाडा से कब आया? और आया तो कम से कम बताया तो होता। वह मेरा करीबी दोस्त है, मैं उसे एयरपोर्ट लेने आता। वह थोड़ा शर्मिंदगी से नीचे देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ये वह राहुल नहीं था जो मेरा बहुत करीबी दोस्त था। आज उसके हाव भाव चेहरे पर कुछ अलग सा दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या परेशानी है? तब वह बोला, मैं यहाँ सिर्फ तुझसे बात करने आया हूँ, क्योंकि तू ही एकमात्र ऐसा है जो मेरे दुख को समझ सकता है, और तू ही वह था जिसे मैंने जाते वक्त कुछ नहीं बताया था। मैं स्वभाव से बहुत शांत और सहनशील हूँ। लोग मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करें, मैं सब कुछ हंसते हंसते स्वीकार लेता था। मुझे लगता था कि हर इंसान अलग होता है। अगर मेरा स्वभाव नरम है तो सामने वाला भी वैसा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं। राहुल मेरा दोस्त था, लेकिन वह काफी समय से विदेश में नौकरी तलाश रहा था। उसे सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन जब आखिरकार उसे नौकरी मिली तो उसके स्वभाव में थोड़ा अहंकार आ गया। उसे कनाडा में एक बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट मिली थी, लेकिन उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद मैं भी वैसा ही कुछ करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें बहुत हिम्मत थी, क्योंकि उसने अपने परिवार को छोड़कर इतनी दूर जाने का फैसला किया था। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वे मुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने देते थे। भगवान की कृपा थी। मैं यहाँ अच्छी कमाई कर रहा था। मेरा अभी शादी नहीं हुई थी। मेरे पिताजी थोड़ी बहुत कमाई करते थे और उन पर कोई तनाव नहीं था। मेरे वेतन से घर आसानी से चल रहा था। लेकिन राहुल की शादी हो चुकी थी। उसका कोई भाई नहीं था और उसके पिता का 4 साल पहले निधन हो गया था। उसकी एक बहन है जो बहुत अच्छी है। सुना था कि वह स्कूल में शिक्षिका है और उसकी शादी भी हो चुकी है। उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं उसकी शादी में गया था, लेकिन मैं कभी राहुल के घर नहीं गया, क्योंकि उसने मुझे वहां कभी बुलाया ही नहीं। हमारी दोस्ती को 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों में उसे लगता था कि उसके सभी दोस्तों में मैं ही उसका सबसे खास दोस्त हूँ। लेकिन जब उसे कनाडा से नौकरी का ऑफर मिला तो उसे लगा कि अगर उसने मुझे बताया तो शायद मैं उसकी सफलता से जलन करूंगा। इसलिए उसने किसी को कुछ न बताते हुए पहले यहाँ की कंपनी से इस्तीफा दिया और फिर सारे कागजात तैयार करके सीधे कनाडा चला गया। इसके बाद काफी समय तक हमारी बात नहीं हुई, और आज पूरे 1 साल बाद जब वह मेरे सामने दिखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे उस पर कोई बड़ा आघात हुआ हो। लेकिन वह आघात किस चीज का था? यही वह मुद्दा था जो वह अब मुझे बताने वाला था। उसने अपनी नौकरी पहले ही छोड़ दी थी और उसे पता था कि मैं अभी भी उसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। इसलिए वह गेट के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों एक कैफे में जाकर बैठ गए। मैंने उस दिन के लिए ऑफिस छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा देखकर मैं उसे कैफे में ले आया था। मुझे लगा कि भले ही वह रास्ते में कहीं भटक गया हो, भले ही उसने मुझे गलत समझा हो, लेकिन मैंने कभी उसकी प्रगति से जलन नहीं की थी। मेरी अपनी स्थिति अच्छी थी, फिर मैं उसकी सफलता से जलन क्यों करता? वह टेबल पर बैठते ही अचानक रोने लगा। पहले उसने मुझसे माफी मांगी कि मुझे कुछ न बताकर वह कनाडा चला गया। मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, मैं इससे नाराज नहीं हूँ। इंसान को वहां जाना चाहिए जहां उसे सफलता मिल सकती है। उसने बताया कि कनाडा में उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन समस्या उसके परिवार की थी। ये कहते ही वह फिर से फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देख दोस्त, मुझे नहीं पता कि तेरी परेशानी क्या है, लेकिन अगर तू उसे मेरे साथ बांटना चाहता है तो जरूर बांट।
शायद तेरा मन हल्का हो जाए। उसने कहा, अमित, मुझे पता है कि तू ही एकमात्र ऐसा है जो मेरे दर्द को समझ सकता है, इसलिए मैं सीधे एयरपोर्ट से यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ। तुझे नहीं पता, मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है जिसकी मुझे शायद माफी भी नहीं मिलेगी। राहुल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। वो बोलता रुकता और फिर रोने लगता। मैं उसके सामने चुपचाप बैठा था। वेटर कॉफी लेकर आया, लेकिन उसने कॉफी को हाथ भी नहीं लगाया। मैंने कहा, अच्छा बता, क्या हुआ है? उसने आंखें बंद की और जैसे अतीत में खो गया। धीरे से बोला, उस दिन के बाद मुझे कभी खुद को बुरा नहीं लगा जैसे कुछ छीन लिया गया हो। वह सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वह मेरा आखिरी सहारा थी। राहुल की नजरें हवा में खो गई थीं। वह बोला, मेरे पिता के जाने के वक्त मैं सिर्फ 5 साल का था। माँ ने 2-2 नौकरियां की, लोगों के घरों में बर्तन साफ किए, कपड़े सिए, सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ सकूं, अच्छा इंसान बन सकूं, अच्छा खा सकूं, पहन सकूं। मैंने उससे चुपचाप धीरज दिया। वह बोला, मैंने अपनी माँ को कभी शांत जिंदगी जीते नहीं देखा। फिर समय बदला, मैं बड़ा हुआ, नौकरी मिली, शादी हुई, बीवी अच्छी थी, लेकिन सिर्फ शादी के कुछ दिनों तक ही, क्योंकि जब मैं रात को घर आता तो वह मेरे लिए सज धज कर तैयार रहती, मेरी सेवा करती, मेरी हर चीज का ख्याल रखती। लेकिन माँ के मुंह से हमेशा सुनने को मिलता कि वह बिल्कुल अच्छी नहीं है। माँ को उसका व्यवहार पसंद नहीं था। फिर झगड़े होने लगे। मैंने बीच का रास्ता चुनने की बजाय एक दिन माँ से कहा कि तुम कुछ दिन मामा के घर चली जाओ, घर में थोड़ी शांति आएगी। स्थिति सुधरने तक माँ मामा के घर रही। इतना कहकर राहुल रुका, जैसे उसे शब्द ढूंढने मुश्किल हो रहे हों। फिर वह बोला, तब मुझे लगा कि माँ को मामा के घर भेजना सिर्फ एक अस्थायी फैसला है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही फैसला मेरी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मैंने पूछा, मतलब तूने उसे हमेशा के लिए मामा के घर छोड़ दिया? कभी उसे वापस बुलाने की कोशिश नहीं की? मैंने धीमे स्वर में सवाल किया। मेरे सवाल सुनकर राहुल के चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ था। वह बोला, मैं तो बेफिक्र हो गया था कि माँ मामा के घर है। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और नजर नीचे कर ली। वह आगे बोला, मैं ऑफिस के काम में व्यस्त था, लेकिन मुझे क्या पता था कि घर में क्या चल रहा है। बीवी तो आराम से थी। फिर मैंने विदेश में नौकरी तलाशना शुरू किया। उसी दौरान बीवी गर्भवती हो गई। जिंदगी एक तने हुए तार की तरह हो गई थी। अस्पताल के रिपोर्ट्स, दवाइयां, इन सब में कहीं ना कहीं माँ पीछे छूट गई थी। एक तरफ विदेश जाने का सपना, दूसरी तरफ माँ। वह चुप हो गया, जैसे कोई दृश्य उसकी आंखों के सामने फिर से आ गया हो। वह बोला, शुरुआत में मामा फोन करते थे, कहते थे, बेटा तेरी माँ ठीक है, रोज सुबह चाय बनाती है, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, पूजा पाठ करती है। मामा की बात सुनकर मैं हमेशा राहत की सांस लेता था। सोचता था, चलो अच्छा हुआ, माँ खुश है, सब ठीक है। लेकिन एक दिन उसका फोन बंद हो गया। मैंने कई बार मामा को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा शायद वे गांव गए होंगे। उसी दौरान मेरी बीवी की तबीयत गर्भावस्था के दौरान बहुत बिगड़ रही थी। मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं खुद जाकर माँ से मिल सकूं। इतना कहकर राहुल ने आंखें बंद की, सिर झुका लिया और चुपचाप बैठ गया। मैं उसकी सारी बातें सुनता रहा। हमारे आसपास कैफे में बहुत सारे लोग थे और बाहर का उजाला आज खत्म हो चुका था। फिर उसने आगे की कहानी सुनाई। माँ को मामा के घर रहे 5 महीने हो गए थे और मेरी बीवी से भी घर में कोई काम नहीं हो रहा था। माँ को देखकर मुझे थोड़ा हल्का लगा। मैंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, माँ वापस आ गई है। अब माँ घर का काम देख लेगी और मेरी बीवी की भी देखभाल कर लेगी। मैं उस वक्त भी यही नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरा प्रयास जारी था कि विदेश में नौकरी मिल जाए। और एक दिन मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे कनाडा में नौकरी मिल गई। मैं बहुत खुश था, लेकिन माँ के घर वापस आने के बाद फिर वही परेशानी शुरू हो गई। मेरी बीवी रोज मुझसे शिकायत करती थी। कभी कहती कि तेरी माँ मुझे ताने मारती है, कभी कहती कि तेरी माँ का कहना है कि गर्भवती हुई तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। मैंने कभी भी माँ की बात सुनने या समझने की कोशिश नहीं की, सिर्फ बीवी की बातों पर यकीन करता रहा। एक तरफ मैं खुश था,
दूसरी तरफ बीवी के इलाज पर बहुत खर्च हो रहा था और तीसरी तरफ मैं कनाडा के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था। मैं चाहता तो कुछ समय रुक सकता था। मुझे यह ख्याल भी आया था कि बीवी की गर्भावस्था पूरी होने तक कनाडा न जाऊं। लेकिन घर में रोज की खटपट से मैं इतना तंग आ चुका था कि मैंने आखिरकार फैसला लिया कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वहां जाकर अच्छी नौकरी करूंगा, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। मेरा वीजा भी आ चुका था। अब मेरी बीवी का 7वां महीना शुरू था और 2 दिन बाद मुझे कनाडा के लिए रवाना होना था। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ और बीवी में बड़ा झगड़ा हो रहा था। दोनों को लड़ते देख मैं सिर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि बस इतनी सी बात थी कि माँ ने सबके लिए खाना बनाया था, लेकिन मेरी बीवी को उसमें मिर्च ज्यादा लगी। उसका कहना था कि डॉक्टर ने उसे हल्का खाना खाने को कहा है, लेकिन माँ ने जानबूझकर मिर्च ज्यादा डाली। माँ कह रही थी, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, ठीक से दिखता नहीं, काम भी ठीक से नहीं होता, गलती से मिर्च ज्यादा हो गई। लेकिन इस छोटी सी बात पर मेरी बीवी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। मुझे गुस्सा आ गया। दोनों बराबर जोर जोर से बोल रही थीं। किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि मैं ऑफिस से थक कर घर आया हूँ। ये घर चलाने के लिए ही तो मैं कनाडा जा रहा था। मैंने एक तरफ अपनी बीवी को डांटा और कहा, मैं तुझसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं परसों कनाडा जा रहा हूँ और मैं तुझे तेरे मायके छोड़कर आऊंगा। मैं जब तक वापस ना आऊं तू वहीं रहेगी। दूसरी तरफ मैंने माँ को भी डांटा और कहा, मैं जब तक वापस ना आऊं तुम इस घर में अकेली रहोगी। ये सुनकर दोनों को झटका लगा। दोनों हैरान होकर मेरी तरफ देख रही थीं। और जिस दिन मुझे कनाडा जाना था, उस सुबह मैंने पहले अपनी बीवी को उसके सामान के साथ उसके मायके छोड़ दिया। वह रो रही थी और कह रही थी, ऐसी हालत में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। दूसरी तरफ माँ भी बहुत रो रही थी। बेटा हमें छोड़कर मत जा। मैंने माँ से कहा, मेरे लिए जाना बहुत जरूरी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं वहां से तुम्हारे लिए जरूरत के हिसाब से पैसे भेजता रहूंगा और तुम दोनों को शांत रहना होगा। प्रिया अपने मायके में ही रहने वाली थी और माँ इस घर में रहने वाली थी। माँ ने कहा, बेटा मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? मैंने कहा, मैं बाहर से ताला लगाकर जा रहा हूँ, तुझे इस घर में ही रहना है। मैंने पड़ोसियों से कह दिया था कि मैं माँ को अपने साथ ले जा रहा हूँ। माँ ने कहा, नहीं बेटा ऐसा मत कर, मेरे पास पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। तुझे पता ही है कि मैं अपनी जवानी के दिनों में एक शिक्षिका थी, लेकिन तेरी बीवी के साथ मन भर जाने के बाद से मैंने फिर से ट्यूशन शुरू किया है। उन बच्चों में ही मेरा मन रम जाता है। मैंने कहा, माँ मुझे नहीं चाहिए कि तू पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर बेकार की गप्पे मारे, मेरी बीवी की बुराई करें और घर की बातें दूसरों को बताएं। मैं यही पसंद करता हूँ कि तू घर में ही बंद रहे। घर में सारी व्यवस्था की हुई है, राशन पानी सब कुछ है, अपना ख्याल रख। माँ रोती रही, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उसे घर में बंद करके मुख्य गेट पर ताला लगाकर अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। घर से बाहर निकलने के बाद न मुझे अपनी बीवी की चिंता थी न माँ की। मुझे बस कनाडा जाने की और ढेर सारा पैसा कमाने की उत्सुकता थी। मैं उसी में मग्न था। वहां पहुंचकर मैंने मन लगाकर काम शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था। वहां काम करते करते 4 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मेरी बीवी मुझे फोन करती रहती थी। माँ के पास मोबाइल अकाउंट नहीं था, लेकिन बीवी के पास था। मैंने उसके खाते में पैसे डालना शुरू किया, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। महीना खत्म होने से पहले ही वह मेरे भेजे हुए पैसे खत्म कर देती थी। वह अपने मायके में रह रही थी और कहती थी, हमें बेटा हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, दवाइयों पर खर्च होता है, पहला बच्चा है, कपड़े डायपर दूध हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। मैंने उसे कई बार कहा था कि वह घर जाए और थोड़े पैसे माँ को भी दे आए। उसके पास घर की एक चाबी पहले से थी। मुझे लगा कि वह एक आध बार माँ से मिलने गई होगी और पैसे भी दिए होंगे। जब हम साथ रहते थे तब हमारे बीच कई बार झगड़े होते थे और उसका मुख्य कारण मेरी माँ ही थी। लेकिन अब मैं कनाडा में था और बीवी अपने मायके में। वह बस पैसे में ही रुचि ले रही थी। महीने के अंत में सारे पैसे खत्म करके फिर से पैसे मांगती थी। जब मैं उससे माँ के बारे में पूछता तो वह कहती, मैं माँ से मिलने गई थी,
पैसे भी दिए। लेकिन असल बात यह थी कि वह माँ से मिलने गई ही नहीं थी। मैंने भी माँ से सीधे संपर्क नहीं किया था, बस बीवी की बातों पर संतुष्ट हो जाता था। एक दिन मामा का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा बहुत दिन हो गए, तेरी माँ का कोई अता पता नहीं है। मैंने कहा, मामा, माँ तो घर पर ही होती है, तुम जाकर मिलो। वह अकेले घर में रहकर बोर हो रही होगी, तुम उसे अपने पास ले जाओ और जब मिलने जाओ तो मुझे फोन करके उससे सीधे बात करवाना। मामा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं उसे अपने पास ले जाऊंगा और तेरा बात करवाऊंगा। लेकिन कई महीने बीत गए। बीवी ने माँ के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। मैं कुछ पूछता तो वह बात बदल देती थी। मामा का भी फिर कोई फोन नहीं आया। एक दिन कनाडा में ही मुझे एक पुराना परिचित दोस्त मिला। वह भी वहां नौकरी कर रहा था। उसने मुझे पहचाना और एक बात बताई। बोला, यार बहुत बुरा लगा, 2 महीने हो गए तेरे मामा को गुजर गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। मैंने पूछा, क्या बोल रहा है तू? कब और कैसे हुआ ये सब? वो बोला, हादसा हुआ था, उनके घर वालों ने बताया था। शायद वे अपनी बहन के घर जा रहे थे, यानी तुम्हारे घर। किसी ट्रक ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी और मौके पर ही उनका निधन हो गया। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे अपनी पत्नी पर आया। मामा से बात होने के अगले ही दिन मैंने अपनी पत्नी प्रिया से बात की थी। मैंने उसे बताया था कि मामा से मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें कहा है कि वे घर जाकर माँ से मिले और उन्हें अपने पास ले जाएं। उस वक्त मेरी पत्नी ने चुपचाप मेरी बात सुन ली थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैंने उससे पूछा कि क्या तू फिर से घर गई थी, तो उसने कहा, हाँ मैं गई थी, घर पर ताला था, तेरी माँ मामा के घर चली गई है। मेरा उनसे बात हुई है, लेकिन असल में मामा हमारे घर पहुंचे ही नहीं थे, रास्ते में ही उनका निधन हो गया था। फिर मेरी पत्नी ने झूठ क्यों बोला? माँ का क्या हुआ? क्या वह घर में है? ऐसे कई सवालों ने मेरा दिमाग भर दिया। इतना कहकर राहुल रोने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं भी उसकी बात सुनकर हतप्रभ हो गया था। वह बोला, यह भी नहीं, इसके बाद मेरी पत्नी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता, किसी ने कुछ नहीं बताया, ना कोई संदेश आया, ना कोई खबर। मेरे मन में आया कि शायद माँ मामा के घर चली गई होगी या अपनी किसी सहेली के पास, लेकिन मेरे पास उसकी किसी भी सहेली का नंबर नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि मैंने घर पर ताला लगाकर गया था और माँ उसी घर में अकेली रह गई थी। पूरे 1 साल तक वह उस बंद घर में पड़ी रही। राहुल की बात सुनकर मेरा दिल सुन्न हो गया। एक गलतफहमी के आधार पर एक औरत 1 साल तक तड़पती रही थी। मैंने पूछा, फिर तूने क्या किया? मैंने धीमे स्वर में पूछा। वह बोला, उस रात मुझे एक सपना आया। दरवाजा खटखट रहा था और उसी घर के दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी, बेटा बेटा मैं घर में हूँ, बेटा मुझे बचा। इसका मतलब साफ था, जिस दिन मैंने घर पर ताला लगाया वह ताला वैसे ही लगा रहा और मेरी माँ उस घर में 1 साल तक बंद रही। अब मुझे नहीं पता कि माँ किस हालत में है, लेकिन गुस्सा अपनी पत्नी पर आता है, जिसने मुझे बार बार कहा कि वह माँ से मिलती है, पैसे देती है। मैं कई दिनों से उसे फोन कर रहा हूँ, वह उठाती नहीं। उसके मायके गया तो वहां भी कोई नहीं था, वहां भी ताला था। हमारे घर गया तो वहां भी वही ताला था और उसकी चाबी अभी भी मेरे पास है। हिम्मत ही नहीं हुई कि ताला खोलकर घर में जाऊं। लगा कि कोई अपना होना चाहिए जिसे यह सारी कहानी बता सकूं, कोई ऐसा जो सुनकर मेरे साथ आने को तैयार हो। इसलिए मैं तेरे पास आया। जब मुझे मामा के निधन की खबर मिली और वह सपना आया, तभी मैंने वापस आने का फैसला किया। कोई तैयारी नहीं की, एक छोटा सा बैग और माँ का फोटो जो मेरे पर्स में हमेशा रहता है। रात का विमान का सफर बहुत लंबा लग रहा था। मैं कल रात ही यहाँ पहुंचा। मैंने पूछा, राहुल, फिर किसी ने तुझे माँ के बारे में कुछ नहीं बताया? वो बोला, रात में अंधेरा था, गली सुनसान थी, दरवाजे तक जाकर खड़ा रहा। मेरी हिम्मत ही टूट गई। 1 साल बीत गया था, लेकिन वही ताला, उस पर धूल जमी थी। पड़ोस के दरवाजे बंद थे, कोई हलचल नहीं थी। कुछ मिनट खड़ा रहा और फिर वैसे ही वापस लौट आया। सीधे मंदिर गया, वहां जाकर खूब रोया। यादों का मलबा खुल गया।
कुछ सुन सा हो गया था। राहुल चुप हो गया। मैंने कहा, राहुल अब क्या करना है? अब तेरे घर का बंद दरवाजा खोल, उसे खोलने का वक्त आ गया है। वो बोला, दरवाजा खोलने की मेरे में हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, हिम्मत ना हो, फिर भी दरवाजा तुझे ही खोलना होगा। देखना होगा कि वहां तेरी माँ है या नहीं। इतने में उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और रोते रोते बोला, अगर माँ वहां होगी तो मैं उस बंद घर में उसकी ऐसी हालत देख पाऊंगा क्या? उसकी बात सुनकर मैं भी चुप हो गया। मैंने फिर उससे बात की और पूछा, तूने ये बात किसी को बताई है? उसने जवाब नहीं दिया। अभी तक कुछ नहीं किया। अब सोच रहा हूँ कि एफआईआर करूं, लेकिन डर लगता है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। मेरा मन कहता है कि माँ कहीं गई ही नहीं, ना किसी ने उसे संभाला। वह वहीं अकेली रह गई होगी। राहुल की बातों में बहुत निराशा थी। उसने गलती तो की थी, लेकिन खुद को सजा का हकदार मान रहा था। एक तरफ पत्नी के व्यवहार से परेशान था, तो दूसरी तरफ माँ के प्रति की गई गलती पर बहुत पछतावा कर रहा था। मैंने उससे कहा, चल अपनी पत्नी को ढूंढते हैं। वह हैरान हुआ और बोला, यहाँ कहाँ ढूंढूं? मैं सुबह उसके मायके गया था, वहां तो ताला लगा था। पड़ोसियों से भी कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा, फिर ढूंढ उसे। उसके पास तेरा बच्चा है, जिसे तूने अभी तक देखा भी नहीं। और क्या तेरी पत्नी तुझे इस तरह बीच में छोड़कर जा सकती है? उसे ढूंढ निकाल और सोच कि वह तेरी माँ से क्यों नहीं मिली। राहुल में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने उसे हौसला दिया और कहा, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर। फिर हम दोनों उसके मायके गए। वहां पड़ोसियों से पूछताछ की कि प्रिया और उसका परिवार कहाँ गया। पड़ोसियों ने बताया कि प्रिया ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर राहुल हतप्रभ हो गया, क्योंकि पिछले महीने ही उसकी उससे बात हुई थी। पड़ोसियों ने बताया, हाँ, पिछले महीने तक तो यहीं रह रहे थे, लेकिन उसके बाद घर बेचकर कहीं चले गए, किसी को नहीं पता कहाँ। लेकिन हमें पता था कि प्रिया का पति उसे छोड़कर कनाडा चला गया था और प्रिया पिछले 1 साल से अपने माता पिता के साथ रह रही थी। वे लोग गरीब थे, लेकिन ना जाने कहां से पैसे आने लगे। उन्होंने घर बेचने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले प्रिया की शादी एक लड़के से कर दी। वह लड़का यहाँ कई बार आता था और प्रिया से मिलता था। सुना था कि प्रिया और उसके पहले पति का तलाक हो गया था, इसलिए उसने दूसरी शादी की। ये सुनकर राहुल को बड़ा झटका लगा। उसे अब यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी ने उसके साथ बेवफाई की है। वह रोने लगा। फिर उसने कांपती आवाज में उस पड़ोस की औरत से पूछा, प्रिया के पास एक बच्चा भी था ना? उसने बताया, हाँ, प्रिया को बच्चा हुआ था, लेकिन सुना था कि वह बच्चा जन्म के समय ही मर गया। ये सुनकर राहुल जोर जोर से रोने लगा। वह औरत बोली, आप लोग प्रिया के रिश्तेदार हैं क्या? हमने बताया कि राहुल प्रिया का पहला पति है। ये सुनकर वह औरत भी हैरान हो गई। फिर उसने आखिरी में एक अहम बात बताई, प्रिया और उसका परिवार बहुत चालाक है। पिछले 1 साल में जो पैसे उनके पास आ रहे थे, शायद वही तुम्हारे पैसे हों, क्योंकि हमने उसे पूरी बात बताई थी। प्रिया ने झूठ बोला था। राहुल ने उसे तलाक नहीं दिया था, उल्टा उसने उसे सिर्फ मायके छोड़ा था। इसके साथ ही उसने बताया, प्रिया और उसका परिवार बहुत चतुर है। शायद उसे तुझसे ज्यादा अमीर लड़का मिल गया होगा, इसलिए उसने तुझे छोड़कर दूसरी शादी की होगी। सचमुच प्रिया बहुत चालाकी से व्यवहार करने वाली लड़की थी। राहुल पूरी तरह टूट चुका था। हम दोनों सड़क के किनारे की रेलिंग पर बैठ गए। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि इतना लाचार इंसान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। सारी दुनिया उसके चेहरे पर थूक कर उतर गई थी। मैंने पूछा, अब क्या करना है राहुल? वह बोला, यार अब मैं क्या करूं? जिस पर भरोसा किया, जिसके लिए मेहनत से कमाए पैसे भेजता रहा, उसी ने मुझे धोखा दिया। प्रिया को यह सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने अपनी माँ पर भरोसा नहीं किया। उसके और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचता रहा। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया? मैं अपने पास पैसे नहीं जोड़ रहा था, क्योंकि लगता था कि मेरा बच्चा उसके पास है। आखिर मैं कमाई किसके लिए कर रहा था? अपनी बीवी और बच्चे के लिए ही ना। इसीलिए मैं सारी कमाई उसे भेजता था और वह उसका दुरुपयोग कर रही थी। इतना ही नहीं, वह हर बात पर मुझसे झूठ भी बोल रही थी। मैंने उसकी तरफ खाली नजरों से देखा। वह सड़क की तरफ देखता रहा। मुझे देखकर बोला, माँ को ढूंढते हैं।
मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, चल। रास्ते में चलते चलते वक्त कह रहा था, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। पूरे 1 साल तक उस दरवाजे पर सिर्फ ताला नहीं था, वह मेरे दिल पर भी था। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये अब किसी भटके हुए इंसान की कहानी नहीं रही थी, बल्कि यह एक बंद दरवाजे की, एक बेवारस काल की और एक खोए हुए आत्मा की साक्ष्य बन गई थी। मैंने धीरे से कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें यह दरवाजा खोलना ही होगा। हम राहुल के घर के बाहर खड़े थे। मैंने कहा, राहुल, अंदर जो भी हो, तुझे अब सच्चाई का सामना करना ही होगा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक गुजारिश है, इस बार तू मेरे साथ रहना। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ, और शायद भगवान तुझे एक और मौका देना चाहता है। वह दरवाजा पहली बार सचमुच खुलने की दहलीज पर खड़ा था। उसकी आंखों में जो डर का भाव मैंने देखा, वह किसी सामान्य इंसान का नहीं था। वह सिर्फ पाप की जागरूकता नहीं थी, बल्कि सच्चाई का सामना करने से पहले की कंपी थी। जैसे उसे पहले से ही पता था कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ जो कुछ भी है, वह उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैंने कहा, दरवाजा खोल, देखते हैं अंदर क्या है। मेरी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन मन में थोड़ी सी धड़कन थी। सचमुच अगर वह अंदर होगी तो वह किस हालत में होगी। यह सिर्फ एक गुनाह नहीं था, बल्कि एक बड़ी भावनात्मक साक्ष्य थी जो बहुत समय से चुप थी। वह इंसान उठ नहीं पा रहा था, कांप रहा था, उसके पैर जमीन में गड़े हुए थे। मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे सहारा दिया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ ले गया। लेकिन उसकी आंखों से साफ था कि वह अभी भी तैयार नहीं था, लेकिन अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दरवाजा खोलने से पहले उसने फिर से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से सफेद पड़ गया था। मेरी बीवी बार बार बच्चे की बीमारी का कारण बताकर और उसकी जरूरतों का हवाला देकर मुझसे पैसे लेती रही, और मैं अपनी माँ को भूल गया, और अब नसीब ने मुझे भी उसी तरह छोड़ दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने कनाडा से नौकरी छोड़ दी, यहाँ की भी नौकरी छोड़ दी। मेरी पत्नी मेरी सारी जमा पूंजी लेकर चली गई। मेरा बेटा नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, अब बस यह घर बचा है। पता नहीं यह घर खाली है या मेरी माँ की आवाजों से भरा हुआ है। उसने फिर से हाथ में चाबी देखी। मैंने कहा, ताला खोल, हिम्मत रख, थोड़ा सा बाकी है, एक बार और कोशिश कर। उसने फिर से ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वह फिर से घुटनों पर बैठ गया और हाथों से चेहरा ढककर रोने लगा। रोते रोते बोला, मेरी माँ मुझे इसी दरवाजे से स्कूल छोड़ने ले जाया करती थी। पिताजी के बिना उसने ही मेरा पालन पोषण किया। यही वह घर है जहाँ मेरी माँ ने मेरी हर जरूरत पूरी की। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर वह बोला, कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इसी घर में खाली हाथ लौटूंगा। मैंने कहा, लेकिन तू खाली हाथ नहीं लौटा, तेरे पास अब सच्चाई है, और सच्चाई कभी खाली नहीं होती। उसने सिर हिलाया और बोला, बस प्रार्थना कर कि दरवाजा खोलने के बाद जो भी सच्चाई सामने आए, उसे सहन करने की ताकत मुझ में हो। राहुल से जिंदगी ने बहुत कुछ छीन लिया था। शायद ये सब उसकी लापरवाही का नतीजा था। विदेश जाने की खुशी, पत्नी पर अंधविश्वास और माँ को असहनीय हालत में छोड़ने की गलती। गली में सन्नाटा था। आसपास के लोग बाहर निकल रहे थे। कुछ ने राहुल को देखा और तुरंत पहचान लिया। वे बोले, बेटा तू आ गया, तेरी माँ कहाँ है? राहुल शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने जाने से पहले सबको बता दिया था कि वह अपनी माँ और पत्नी को साथ ले जा रहा है। लेकिन वह वापस क्यों नहीं आया? पत्नी के बारे में लोगों को पता चल गया था कि वह इस शहर में है, लेकिन माँ कहाँ है? मोहल्ले वालों ने उससे पूछा, लेकिन वह चुप था, लज्जित था। एक औरत आगे आई और बोली, बेटा, हमें शक हुआ था कि दरवाजे पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन अब मोहल्ले वाले ज्यादा कुछ नहीं पूछते। राहुल के लिए अब सच्चाई छिपाना असंभव हो गया था। हमारी वहां मौजूदगी देखकर लोग वहां जमा होने लगे। राहुल ने आखिरकार कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर गया। मैं भी उसके साथ अंदर गया। गली में फिर से सन्नाटा छा गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वह बोला, यही वह दरवाजा है जहां माँ रोज बैठकर मुझे ऑफिस जाते वक्त आशीर्वाद देती थी।
मेरी माँ को यकीन था कि मैं वापस आऊंगा। जाने से पहले उसने कहा था, बेटा, मुझे यहाँ बंद करके मत जा। मैं अकेली कैसे रहूंगी? लेकिन तू जल्दी वापस आना। मैं चुपचाप राहुल के साथ खड़ा था। दीवारों पर खाई जमी थी, रंग ओढ़ा हुआ था और तालाब धूल से ढका हुआ था। दरवाजा धीरे से खुला। हम अंदर गए। घर में गहरा अंधेरा था, लेकिन दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का एक झोंका हमारा स्वागत करने लगा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। अंदर सिर्फ सन्नाटा था, गहरा असहनीय सन्नाटा। हम धीरे धीरे अंदर बढ़े। दरवाजे के दाईं ओर खड़े होकर राहुल बोला, माँ, मैं आ गया हूँ। मैं थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया। राहुल ने आगे बढ़कर सारी लाइट्स ऑन की। पूरा घर उजाला हो गया, लेकिन घर भर में धूल और मकड़ियों के जाले दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से घर की झाड़ू पोछा नहीं हुआ था। राहुल ने अपनी माँ को घर की हर कमरे में ढूंढा, हर कोने में तलाश की, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं थी। वह चिल्ला रहा था, माँ, मैं आ गया हूँ, तू कहाँ है? लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राहुल की माँ का कोई अता पता नहीं लग रहा था। हमारे अनुमान के मुताबिक शायद राहुल की माँ का निधन हो गया हो, क्योंकि 1 साल तक बंद घर में कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी उसका शव कहाँ गया? 1 साल में शव सड़ गया होता तो कुछ ना कुछ निशान तो मिलता। अगर वह घर में ही मर गई होती तो कुछ सुराग जरूर मिलता। लेकिन बंद घर से वह गायब कैसे हो सकती है? राहुल जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाकर अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन कहीं से भी उसका कोई पता नहीं लग रहा था। पड़ोस के लोग भी उसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे। एक के बाद एक मोहल्ले के लोग घर में जमा हो गए। जब राहुल ने बताया कि उसने अपनी माँ को साथ नहीं ले गया था, तो सब हैरान रह गए। लोग बोले, हम समझे कि तू उसे साथ ले गया था, इसीलिए हमने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। लेकिन अगर हमें पता होता कि सावित्री जी घर में ही बंद हैं, तो हम कुछ भी करके उन्हें बाहर निकाल लेते। मैंने पूछा, यहाँ किसी ने उसे आते जाते देखा? किसी को लगा कि कोई घर के दरवाजे पर आया था, या किसी ने छत से छलांग लगाई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। घर की छत का दरवाजा भी बंद और ताला लगा हुआ था, इसलिए वहां से कोई आ जा नहीं सकता था। हम बहुत परेशान हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या राहुल की माँ का निधन हो गया या वह कहीं गायब हो गई? और अगर गायब हुई तो कहाँ ये घर? अब एक रहस्य बन गया था। एक जिंदा इंसान अचानक गायब कैसे हो सकता है? अगर वह मर गई होती तो उसके शरीर के कुछ अंश तो मिलते। हम पूरी तरह उलझन में थे। मैंने राहुल को संभाला और सुझाव दिया कि हमें पुलिस के पास जाना होगा। हमने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उन्हें सारी बात बताई गई। पुलिस भी हैरान थी कि 1 साल तक बंद घर में रहने वाली औरत कहाँ गई। अगर वह मर गई होती तो उसका शव सड़ गया होता और मोहल्ले में बदबू फैल गई होती। लेकिन यहाँ तो बदबू का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने तपास शुरू किया। राहुल की माँ अगर जिंदा है तो कहाँ है, और अगर मर गई तो कहाँ गई? यही सवाल न सिर्फ हमारे मुंह पर था, बल्कि सबके मुंह पर था। एक पहेली जिसे सुलझाने आए थे वह और उलझ गई थी। पूरा दिन मैं राहुल के साथ था। इसके बाद 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। राहुल दिन रात रोता रहता था। मैं उसे संभालता रहता था। मैं भी अपने घर का इकलौता बेटा था। नौकरी में ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकता था और घर वालों से भी ज्यादा समय दूर रहना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने मोहल्ले वालों से कहा था कि वे राहुल का ख्याल रखें। पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। पुलिस को प्रिया पर भी शक था और उसे ढूंढने की कोशिश चल रही थी। शायद उसने राहुल की मां के साथ कुछ किया हो, ऐसा पुलिस को लग रहा था। लेकिन सच्चाई कभी न कभी सामने आती है। 1 साल पुरानी वह सच्चाई हमने ढूंढना शुरू किया था और हमारा यह प्रयास बेकार नहीं गया। पुलिस ने प्रिया का पता लगा लिया। जब राहुल और प्रिया आमने सामने आए तो राहुल बहुत गुस्से में था। प्रिया ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह बोली, तू मुझे गर्भावस्था में छोड़कर कनाडा चला गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैंने ठान लिया था कि मैं तुझसे कभी नहीं रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी माँ को घर में बंद करके छोड़ दिया है। तू हर महीने पैसे भेजता था। मैं वह पैसे जमा करती गई और जल्दी ही दूसरे शहर जाने की व्यवस्था की। मेरी गर्भावस्था में कुछ जटिलताएं आईं और बच्चा जन्म के बाद बच नहीं सका।
मैंने इसका फायदा उठाया। बच्चे का बहाना बनाकर मैं तुझसे जल्दी जल्दी पैसे लेती गई और बाद में अमन नाम के एक लड़के से प्यार करने लगी। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करेगा। तुझसे अच्छे पैसे लेने के बाद मैंने अमन से शादी की और वह मोहल्ला छोड़ दिया। लेकिन मैं तेरी माँ के पास कभी नहीं गई। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मैं झूठ बोल रही थी कि मैं तेरी माँ से मिलती हूँ, उसे पैसे देती हूँ। लेकिन जब तूने मुझे मेरे मायके छोड़ा, उस दिन के बाद मैं उस बूढ़ी औरत से कभी मिलने नहीं गई। मुझे तेरी माँ पहले से ही पसंद नहीं थी और मुझे तेरे घर वापस नहीं जाना था। मैंने पहले ही ठान लिया था कि तुझसे बदला लेना है। तू मुझे गर्भावस्था में अकेला छोड़कर चला गया था। तेरा कनाडा जाना पहले से तय था, लेकिन तूने मुझे 2 दिन पहले बताया। राहुल बोला, मैंने सिर्फ तुझसे ही नहीं, अपनी माँ के साथ भी गलत किया। तुझे तो मैं तेरे घर वालों के पास छोड़कर गया था, लेकिन माँ को तो अकेले छोड़ गया। ये कहते हुए वह सिर पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। पुलिस ने प्रिया को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन कुछ ही समय में वह जमानत पर बाहर आ गई। लेकिन राहुल की माँ के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मैं ऑफिस में था और अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा था, तभी राहुल का फोन आया। मैंने तुरंत फोन उठाया। राहुल ने बताया, जल्दी अस्पताल पहुंच। मैं उसके बताए अस्पताल में पहुंचा और वहां एक नई सच्चाई मेरे सामने खड़ी थी। राहुल के माथे पर पट्टी बंधी थी और एक अधेड़ उम्र की औरत उसके बिल्कुल पास बैठी थी। राहुल ने मुझे देखते ही कहा, भाई देख, ये औरत मेरी माँ है। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने राहुल और उस औरत को गौर से देखा। वह औरत पूरी तरह ठीक थी, लेकिन राहुल के सिर पर पट्टी थी। राहुल बोला, तूने मेरी बहुत मदद की है। अमित, मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं ये सब कैसे हुआ, ये जानने को उत्सुक था। फिर उसकी माँ ने खुद अपनी कहानी सुनानी शुरू की। दरअसल हुआ यूं कि उस दिन सुबह राहुल रोज की तरह अपनी माँ को ढूंढने बाहर निकला था। वह हाईवे पर जा रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने माँ की यादें चल रही थीं। उन यादों में खोया हुआ वह सड़क पर चल रहा था। अचानक एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह नीचे गिर गया। सिर से खून बह रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। लेकिन तभी एक औरत आई। उसने उसे संभाला और अस्पताल ले गई। बेहोश होने से पहले राहुल ने देखा कि वह औरत उसकी माँ थी। उसने खुद को होश में रखने की कोशिश की। वह धीरे धीरे मामा कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थीं। अस्पताल में होश आने पर उसने देखा कि सचमुच उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, यह तस्दीक करने के लिए कि यह सचमुच उसकी माँ है या नहीं। तब उस औरत ने कहा, मैं ही तेरी माँ हूँ रे बेटा। ये सब सुनकर राहुल खुशी से फूलकर बोला गया। वह तुरंत माँ से गले मिलकर माफी मांगने लगा। माँ, तू कहाँ चली गई थी? मैंने तुझे बहुत ढूंढा। फिर उसकी माँ ने एक सच्चाई बताई, जिसे सुनकर मेरी भी आंखें फटी रह गईं और मैं सोच में पड़ गया कि प्रकृति बिछड़े हुए लोगों को इस तरह भी मिला सकती है। राहुल की माँ एक स्कूल में शिक्षिका थी। राहुल की शादी होने के बाद उसका अपनी बहू के साथ नहीं बनता था। फिर भी वह स्कूल में पढ़ाने जाती थी। लेकिन राहुल की बीवी को लगता था कि माँ को घर में रहकर नौकरानी की तरह काम करना चाहिए। फिर राहुल की माँ ने स्कूल छोड़ दिया और घर में काम करने लगी। लेकिन उसे बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए उसने अपने इलाके के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हर सुबह वह बच्चों को कुछ न कुछ सिखाती जो स्कूल जाते थे। उन्हें रोज एक नई सीख देती थी। राहुल की माँ कुछ समय अपने भाई यानी राहुल के मामा के पास रहने गई थी। तब इलाके के बच्चों को लगा कि उनकी शिक्षिका कुछ समय के लिए रिश्तेदारों के पास गई है। लेकिन जब वह वापस आई और फिर से पढ़ाने लगी, तो उसने कहा, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी और तुम्हारी छुट्टियां भी नहीं होंगी। फिर इसी दौरान राहुल ने उसे घर में ताला लगाकर बंद कर दिया और कनाडा चला गया। बच्चे रोज उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखते पढ़ने जाने और अपनी शिक्षिका से कुछ नया सीखने की आशा में। ये आशा उनके मन में थी। राहुल की माँ कुछ दिन में चुपचाप रही, रोती रही। लेकिन एक दिन वह खिड़की के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी और उसे लगने लगा कि कोई उसे इस घर से बाहर निकाले, क्योंकि अब इस बंद घर में उसका दम घुटने लगा था।
शुरू में उसके मन में एक ही ख्याल था कि अगर उसका बेटा उसे इस घर में बंद करके गया है तो वह वापस आएगा और उसे ले जाएगा। लेकिन कोई उसे बाहर निकालने नहीं आया, इसलिए वह खिड़की के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। अब यह बंद घर उसे असहनीय हो गया था। लेकिन एक सुबह जब पड़ोसियों ने चीखने की आवाज सुनी तो वे हैरान रह गए। आवाज कहाँ से आ रही थी? घर पर तो ताला था। सावित्री ताई को तो उनका बेटा कनाडा ले गया था। फिर अंदर से आवाज कैसे आ रही थी? कुछ खटपट हो रही थी। क्या कोई दरवाजा खटखटा रहा था? क्या कोई रो रहा था? पड़ोसियों ने जांच की तो उन्हें पता चला कि सावित्री ताई घर में ही है। पड़ोसियों ने दरवाजे का ताला तोड़ा। कुछ को लगा कि घर में चोर घुस आए होंगे, और जो बच्चे रोज अपनी शिक्षिका से कुछ नया सीखकर स्कूल जाते थे, उन्हें भी लगने लगा था कि घर में कोई है, क्योंकि वे बच्चे भी रोज बेचैन नजरों से दरवाजे की तरफ देखते और अपनी टीचर को ढूंढने की कोशिश करते, इस उम्मीद में कि टीचर कहाँ चली गई होंगी। पड़ोसियों ने दरवाजा खोलने के बाद देखा कि सावित्री ताई अंदर बेहोश पड़ी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था और दम घुटने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया था। पड़ोसियों ने उनका इलाज करवाया। मोहल्ले की एक औरत जो सावित्री ताई की करीबी दोस्त थी और पहले दोनों साथ में शिक्षिका के तौर पर काम करती थी, उन्होंने सावित्री ताई की बहुत मदद की, उनका इलाज करवाया, उनकी सेवा की। फिर मोहल्ले की समिति ने एक सभा बुलाई और सावित्री ताई से पूछा, ताई, तुम घर में क्या कर रही थी? तुम्हारा बेटा और बहू कहाँ है? सावित्री ताई ने सारी कहानी बताई और कहा, मेरा जीव बच गया। ये सच है, लेकिन मेरा बेटा मुझे अकेले बंद करके चला गया था। मैं बस इतना मांगती हूँ कि मेरे बेटे को मेरी इस हालत के बारे में कुछ ना बताएं। अगर आप लोगों ने मुझे वक्त पर नहीं बचाया होता तो मेरा जीव चला गया होता। मेरी इच्छा है कि जब मेरा बेटा फिर से यहाँ आए तो उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की। मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ जब मेरे बेटे को मेरी सही मायने में फिक्र होगी और वह उस दर्द से झलकर यहाँ आएगा। सावित्री ताई को बाद में पता चला कि राहुल भारत लौट आया है। वह अपने घर आया है और उसने घर का दरवाजा खोला। मोहल्ले वालों ने भी अच्छा अभिनय किया। राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह रोते हुए अपनी माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांग रहा था, लेकिन वह माँ थी, उस पर बहुत अन्याय हुआ था। उसका बेटा अपनी बीवी की फिक्र करता था, इसीलिए उसे मायके छोड़ आया था, लेकिन अपनी माँ को घर में अकेले छोड़कर चला गया था। उस औरत ने अपने बेटे को माफ कर दिया। इतना ही नहीं, वह राहुल के आसपास ही रही। वह हमेशा यही इंतजार करती थी कि उसका बेटा उसे ढूंढ लेगा, लेकिन राहुल हर बार माँ को ढूंढने में नाकाम रहता था। इस बार जब राहुल का एक्सीडेंट हुआ तब उसी ने अपने बेटे की जान बचाई। उसे तुरंत अस्पताल ले गई और उसे सारी सच्चाई का एहसास कराया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो गलतियां हम जानबूझकर करते हैं उनका नतीजा अनजाने में हुई गलतियों की तुलना में ज्यादा कठोर होता है। राहुल की माँ ने उसे उसकी बीवी का असली चेहरा भी दिखाया कि तेरी बीवी कभी मेरे पास नहीं आई। उल्टा वह छोटी छोटी बातों पर मुझसे झगड़ती थी, जानबूझकर वाद विवाद करती थी, लेकिन तू हमेशा उसी की फिक्र करता रहा। राहुल को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह माँ से माफी मांगता रहा। उसकी माँ ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, वे उन्हें पल में माफ कर देते हैं। शायद बच्चों का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वे अपने माँ बाप को माफ कर सकें। उल्टा वे उनकी हर छोटी सी गलती पर भी उन्हें सजा देने की सोचते हैं। ये कहानी एक पश्चाताप की है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो गलतियां हम जानबूझकर करते हैं, उस वक्त हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब वे गलतियां हम पर असर करने लगती हैं, तब वे बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए माँ बाप के साथ कुछ भी बुरा करने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।